अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। मैंने अभी अपनी एक होली की पिक्चर्स लगाई थी कि 2007 में जब मैं जमशेद टाउन कराची का मेयर था तो मैंने वहाँ पे भरपूर होली मनाई थी और इसकी तस्वीरें लगाई मैंने अभी दिखाने के लिए कि इस तरह भी होली मनाई जाती है। लेकिन कुछ और उसमें मैंने लिखा था कि आई वॉज द ओनली मुस्लिम हु सेलिब्रेटेड होली इन फुल फ्लो। तो उस पर मुझे कुछ दोस्तों ने मुझे ताने मारे हैं कि बराबर में नसरीन जलील खड़ी हैं तो वो भी तो मना रही हैं, तुम झूठ क्यों कह रहे हो कि तुम अकेले मुसलमान थे। तो नसरीन जलील जो साड़ी पहन के बराबर में खड़ी हैं, ये उस वक्त कराची की डेप्यूटी मेयर थी, सिटी कराची की सिटी की डेप्यूटी मेयर थी और वो 10 मिनट के लिए आई थी। सिर्फ एक होता है ना कि एक नेता लोग, आपको पता है कि किस तरह उनका होता है, नेताओं का कोई धर्म दीन धर्म होता नहीं। तो नसरीन जलील 10 मिनट के लिए आई थी और 10 मिनट में वो अपनी फ़ोटो सेशन करके 4 लफ्ज़ बोल के चली गई थी। मैं शाम को 6 बजे गया था और सुबह 4 बजे तक मैं वहाँ पे 10 घंटे रहा हूँ और मैं अपनी फैमिली के साथ गया था और एक भरपूर तरीके से हमने होली मनाई थी। मुझ पे वो पहली बार ऐसा होली थी ना, तो मुझे पता नहीं था कि क्या हिसाब किताब होता है। तो कुछ लोगों ने वो कलर छोड़ दिए थे मेरे ऊपर जो कि मिटते नहीं हैं। तो मैं तो 4 दिन तक होली के कलर में घूमता रहा हूँ, मीटिंगों में भी जाता था। तो लोग कहते थे कि ये क्या है, तो मैं कहता था यार ये होली के पता नहीं कैसे कलर हैं जो उतर नहीं रहे। तो 4-5 दिन बाद जाके रोज़ रगड़ रगड़ के 2-3 बार साबुन से नहाया हूँ तो जाके वो कलर उतरे थे। और उसके बाद ये हुआ था कि MQM जो कि मेरी पॉलिटिकल पार्टी थी, उनका जो हेड ऑफिस है उसको हम 90 कहते हैं। तो 90 पे मेरा बुलावा भी हुआ था और मुझे बोला था कि आपके ऊपर इल्ज़ाम है कि आप हिंदुओं की बहुत चमचागिरी करते हो। अब आप देखो, उस वक्त कोई इंडिया नहीं था, किसी कोई मेरी व्यूअरशिप नहीं थी इंडिया की, कोई मेरे भारतीय परिवार मेरे साथ नहीं था, मुझे हिंदुस्तान में कोई जानता तक नहीं था। लेकिन मुझ पे उस वक्त भी, अब MQM में अल्ताफ भाई जो मेन लीडर हैं लंदन में, वो तो होली दिवाली सब भरपूर तरीके से मनवाते थे सबसे। 90 पे तकरीब होती थी, सब कुछ होता था, क्योंकि वो काफ़ी सेक्युलर और लिबरल किस्म के आदमी हैं। लेकिन 90 पे उस वक्त जो कराची की लीडरशिप थी, जो आजकल आर्मी की गोद में बैठी हुई है, जो अल्ताफ भाई को भी गालियां दे रही है और गद्दारी की है जिसने कॉज के साथ, मुहाजिर कॉज या MQM के साथ, उन लोगों का ये था कि वो खुद तो दुनिया के गलत काम सारे ही करते थे लेकिन बनते थे पक्के मुसलमान। इस हद तक के, मतलब मैं डिटेल में इसकी कई वीडियोस फेसबुक पे बना चुका हूँ, मतलब ड्रामे की हद तक। तो उन्होंने मुझे बुला के मेरी पूरी क्लास ली गई थी, क्योंकि मैंने पहले एक वीडियो में बताया कि श्री हनुमान पंच मंदिर, जो कि दुनिया के 4 पुराने तरीन मंदिरों में से एक है कराची में, उसको इंक्रोच कर लिया था मौलवियों ने। 10 में से 8 प्लॉट इंक्रोच थे। तो उसके लिए मैंने काफ़ी मामलात किए थे और इवन जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो मैं रुकवाने के लिए वहाँ पे गया था। तो उन्होंने, मतलब मेरी वीडियो शीडियो बना ली थी, मैंने बाय फोर्स रुकवाया था और पुलिस भी उसमें पढ़ने को तैयार नहीं थी। मेरे साथ 2 पुलिस मोबाइल लेके मैं गया था, लेकिन पुलिस मोबाइलों में से पुलिस वालों ने कहा यह अदालती मामला है तो इसमें हम नहीं जा सकते वरना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। तो मैं खुद उधर मैदान में उतरा था और मैंने उन लोगों को रोका था, जिस पे मेरे ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस भी बना था और मैं बाद में पाकिस्तान छोड़ने तक वो केस मेरे ऊपर चलता रहा है। इसके अलावा ये था कि वो मंदिर के जो बाकी के 2 प्लॉट थे, जिसमें एक पूजा का घर था, पूजा का कमरा जो था, उसका फ्लोर जो था बिल्कुल टूटा फूटा था। तो वो पंडित जी हैं जो, जिनको हम महाराज राजनाथ था नाम शायद, महाराज नाथ जी, तो वो उन्होंने मुझे कहा था कि आप भगवान के घर की मरम्मत कर दें तो आपको इसका पुण्य मिलेगा। तो मैंने कहा कि खैर अब मैं पुण्य वगैरह के हिसाब में तो नहीं जाता, लेकिन बिल्कुल पुजारियों का हक है कि वो जो पूजा करने आते हैं उनके लिए सहूलत मुहैया करना मेरा एज ए मेयर काम है। तो मैंने
सरकारी फंड से वो पूरे टाइलिंग उधर उस पूजा के कमरे में करवा दी थी, पूरे उस कमरे को रेनोवेट करवाया था, जो कि मेरा फ़र्ज था वो मैंने पूरा किया था। तो मुझे उन बड़ा ताने भी मिले थे, और मेरी क्लास हुई थी पूरी 90 पे कि आप तो हिंदुओं की टोटल चमचागिरी करते हैं, शिवरात्रि में आप डांडिया खेलने के लिए पूरी रात वहाँ गुजार देते हैं, होली पूरी रात मनाते हैं, तो नवरात्रि मनाते हैं, तो दिवाली में मुझे मतलब अब मुझसे वो प्यार करते थे, मैं उनको अपना पाकिस्तान की माइनॉरिटी समझ के उनके राइट्स के लिए आवाज़ उठाता था। तो दिवाली में भी मुझे और दानिश कनेरिया को बुलाया था, और हम लोगों ने वहाँ पे पूरी रात तो मैं बिल्कुल, और फिर मुझे इसमें कोई वो नहीं है कि मुझे अगर वहाँ पे प्रसाद मिलता है या मुझे वो पूजा में हिस्सा लेने का मौका मिलता है, तो मेरे लिए ये एक ऑनर की बात थी, और मैं इसको हमेशा चेरिश करता हूँ। बताने का मकसद ये था कि कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो कि इंडियन यूट्यूब व्यूअरशिप के ऊपर लाखों रुपया कमा रहे हैं, उनका आपको हिसाब किताब पता है। मैं किसी व्यूअरशिप के चक्कर में ये सब चीज़ें नहीं करता। मैं जिस पे बिलीव करता हूँ उस पे बात करता हूँ। और आज मैं 5 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। वो पाकिस्तानी यूट्यूबर रोज़ की 2-3 वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि उनको तो धंधा मिला हुआ है। मेरा ये धंधा नहीं है। मुझे जहाँ पे लगता है कि कोई इश्यू है तो मैं इस पे आके बात करता हूँ। व्यूअरशिप मिले ना मिले, मेरा स्टैंड आज नहीं, शुरू से यही है। और ये है कि आज भी एक मौलवी साहब हैं, रशीदी साहब, मन्नू जी एक जर्नलिस्ट हैं, आयरलैंड में होती हैं, मन्नू चौधरी साहिबा। उन्होंने मुझे कहा था कि ये रशीदी साहब बहुत ज़्यादा बातें करते हैं और कहते हैं कि अयोध्या मंदिर को वापस तोड़ के वहाँ पे बाबरी मस्जिद कायम करनी चाहिए, ये वो। तो मुझे कोई बंदा मिल नहीं रहा जो इनका मुकाबला कर सके। तो आप तैयार हैं? तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह, मैं तो ऐसे नेक कामों के लिए हमेशा तैयार हूँ, और मैं मौलवी साहब से बात करने के लिए तैयार हूँ। मैं इनसे पूछना, मेरे खुद कई सवाल आते हैं कि जवाब दें वो मुझे, कि वो कौन सा इस्लाम है जो कहता है कि कब्जे की जगह पे मस्जिद बनाएं और ये सब चीज़ें। लेकिन वो मौलवी साहब 2:30 बजे का टाइम था, और वो मौलवी साहब का कनेक्शन ही नहीं हो रहा। पहले कह रहे हैं मोबाइल से कनेक्शन नहीं हो रहा, ये वो, फिर लैपटॉप मंगवाया तो कहते हैं वाईफाई नहीं हो रहा। बहरहाल आखिर उनका कनेक्शन नहीं हुआ। अब क्या वजह है, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन मसला ये है कि मैं तो एडवोकेसी कर रहा हूँ अपने पुरखों के धर्म की, और मैं करता रहूँगा। उस पर मुझे ना शर्मिंदगी है, बल्कि मैं इसको ऑनर फील करता हूँ, और मैं इस पर करता रहूँगा, चाहे मैं इसको कोई व्यूअरशिप कहे, कोई कुछ भी कहे। मेरे लिए ये एक कर्तव्य है जो कि मैं करता रहूँगा। हैविंग सेड दिस, आगे मैं आपको पख्तूनों के हवाले से कुछ बात करना चाहूँगा कि पख्तून इशू एक सिग्निफिकेंट मोड़ पे आ गया है। और जैसे कि मैं डिटेल में इसके ऊपर कई वीडियोस बना चुका हूँ कि किस तरह पख्तून इशू को किया गया हैंडल। 1947 में 48 में कश्मीर पे एक चढ़ाई के लिए यही पख्तून कबाइल यूज़ किए गए थे। मैसूद और वज़ीरी और आफरीदी कबाइल यूज़ किए गए थे। वो बाद में आपने देखा कि पाकिस्तान की पंजाबी फ़ौज ने यही कबीलों को तालिबान भी बनाया। इनको अफ़गानिस्तान में भी जंग के ईंधन के तौर पे यूज़ किया गया, और खूब कत्लेआम भी हुआ, और पूरी दुनिया में फिर इनको एज ए टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया। तालिबान नामी एक दहशतनाक ग्रोह तैयार किया गया, जिसने इस्लाम और मुसलमानों का पूरा एक नया रंग दुनिया के सामने लेके आए। और बहुत बाद में जाके पख्तूनों को एहसास हुआ कि विक्टिम भी हम हैं, टेररिस्ट भी हम हैं, टेररिज्म भी हमारे लोग कर रहे हैं, और उसके विक्टिम भी हम हैं कि केपी के अफ़गानिस्तान पूरा तबाह हो गया इन पख्तूनों के, पंजाबी डायरेक्टेड पख्तूनों के टेररिज्म से। फिर ये हुआ कि केपी के पे इन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप भी पूरी तब्दील कर दी, वरना पॉलिटिकल लीडरशिप वहाँ पे वली खान और ये सब होते थे जो एएनपी के। तो ये अपनी मर्जी की पॉलिटिकल लीडरशिप लेके आए, पीटीआई को वहाँ पे ला के बिठा दिया, जिनका कोई वोट बैंक नहीं था, कोई ग्राउंड ही नहीं था। लेकिन वही अपने इलेक्टेबल्स ला के उन्होंने पख्तून लीडरशिप वहाँ पे क्रिएट की। तो पाकिस्तान में पख्तूनों को बहुत बाद में एहसास हुआ, और फिर पीटीएम बनी। पीटीएम भी बनी तो
अब देखें, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 4 पख्तून बच्चों को आर्मी उठा के ले जाती है और फिर उन चारों की लाशें मिलती हैं, तशद्दुद शुदा टॉर्चर्ड बॉडीज मिलती हैं। पख्तून उस पर मुजाहरा कर रहे हैं और लाखों की तादाद में पख्तून इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं डेड बॉडीज लेके। लेकिन होना क्या है ये आपको भी अच्छी तरह पता है। होना हवाना कुछ भी नहीं है, क्योंकि पीटीएम की लीडरशिप बाकी तो सब ठीक है, लेकिन इनकी डायरेक्शन अभी भी ये किसी डायरेक्शन पे नहीं है। मेरी अक्सर बात होती है पीटीएम के लीडर से, जैसे मैं नाम लेके बता रहा हूँ, अमेरिका में है गुलाल इस्माइल। मैंने उनको साल पहले लेटर लिखा था कि आपका इंटरव्यू करना है, उन्होंने कहा आई विल कम बैक। फिर मेरी बात हुई, फिर मैंने मैसेज किया, फिर उन्होंने कहा आई विल कम बैक। वो आज तक इंटरव्यू देने को तैयार नहीं। पेरिस में कुछ पख्तून दोस्त हैं जो कि पीटीएम से ताल्लुक़ रखते हैं। मैंने उनसे पूछा, एक दोस्त हैं अमेरिका में पीटीएम के, मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा ये पीटीएम वाले क्यों इंटरव्यू देने से भागते हैं, जो मेन लीडर्स हैं, अली वजीर हैं, मोहसिन दावड़ हैं। बोला इसलिए कि आप पे तो इंडिया का ठप्पा है ना, और पीटीएम इंडिया से डिस्टेंस करती है कि कहीं आर्मी नाराज ना हो जाए। और जिनीवा में भी ऐसा होता था कि पीटीएम वाले मुजाहरा करने आते थे तो मैं देखता था कि कहीं पता चल जाए कि फलां कोई इंडियन एनजीओ है तो वो उससे 10 गज दूर भागते थे। तो मैं उनसे पूछता भी था कि मैं कहा क्यों, तो बोले नहीं आर्मी नाराज हो जाएगी कि हम गद्दार हैं। तो भाई साहब फिर आप आर्मी की गुड बुक में ही रहोगे, और कैसी गुड बुक में हो अब आप ये देख लो। तो पीटीएम की डायरेक्शंस की समझ में नहीं आ रही कि ये आर्मी की गुड बुक्स में भी रहना चाहते हैं और मसले को हल भी करना चाहते हैं। तो इस तरह मसला हल नहीं होगा। पीटीएम को आफ्टर ऑल एक क्लियर कट ऐलान करना होगा, जैसे सिंधु देश वाले सिंधु देश मांगते हैं। जैसे अब एक मिसाल है कि आज से 2 साल पहले की बात है कि पख्तूनों का पीटीएम वाले मुजाहरा कर रहे थे जिनीवा में, प्रोटेस्ट कर रहे थे यूएन के सामने। तो अचानक वो क्या हुआ कि पख्तून, ज़ाहिर अफगान भी बहुत हैं यहाँ पे, रेफ्यूजीज अफगान बहुत हैं यूरोप में, तो अफगान भी आए हुए थे पख्तून और पाकिस्तान के भी पख्तून थे। तो जो अफगान पख्तून आए थे उन्होंने अफगानिस्तान के झंडे उठाए थे, और जो पाकिस्तानी पख्तून थे उन्होंने काले झंडे उठाए थे। तो फौरन वो पीटीएम के एक लीडर आए, बोले जी अफगानिस्तान के झंडे हटाओ, अफगानिस्तान के झंडे हटाओ। मंजूर पश्तीन ने कहा है कि नाराज़गी हो जाएगी, फौज नाराज हो जाएगी। तो भाई साहब इस तरह तो फिर आप कभी भी पख्तून इशू को सेटल नहीं कर सकोगे कि अफगानिस्तान मेरा मातृ देश, जैसे भारत है ऐसे पठानों का मातृ देश अफगानिस्तान है। और ये ड्यूरेन लाइन खींच के पख्तूनों को जो डिवाइड किया गया है, तो आप अफगानिस्तान से कट के कैसे रहेंगे। दूसरी तरफ यही पीटीएम की डिमांड भी है कि अफगानिस्तान से बॉर्डर ख़त्म किया जाए, और जो खारदार तार लगाई गई है, जो वायर्स लगा के बॉर्डर को सील किया गया है, वो कह रहे हैं कि हमारी तो ट्रेड है और बिल्कुल दोनों तरफ के पख्तून एक हैं, और हमारी ट्रेड आप बंद कर रहे हैं तो ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो ये हटाई जाए और ट्रेड पे से पाबंदी हटाई जाए। तो एक तरफ तो ये अफगानिस्तान के साथ ट्रेड और ये सब चीज़ों का वो कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये चाहते हैं कि आर्मी की गुड बुक में भी रहें, और तीसरी तरफ चाहते हैं कि तालिबान भी ख़त्म हो जाए। तो आफ्टर ऑल इनको ये तो पता है, बच्चे बच्चे को दुनिया में पता है कि तालिबान को ऑपरेट कौन करता है, तालिबान के डांडे कौन हिलाता है, तालिबान की कठपुतलियों की रस्सियां कौन कहाँ से हिलाता है, ये सबको पता है। तो जब तक कि आप उन जीएचक्यू में बैठे, रावलपिंडी में बैठे पाकिस्तान के जनरलों को कंटेन नहीं करेंगे, तब तक तो मामला सेटल नहीं होंगे। यूं ही पख्तून अगवा होते रहेंगे, मार दिए जाएंगे, और यूं ही मामला चलते रहेंगे। तो पख्तून को अपनी डायरेक्शन क्लियर कट चेक करनी होगी। इंडिया का ठप्पा लगा हुआ है और ये वो है, तो भाई साहब यहाँ पे पाकिस्तान में हुकूक की जो भी बात करता है ना, उस पर इंडिया का ठप्पा लग जाता है। आप पीटीएम वाले चाहें कि ना चाहें। आर्मी का अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जैद हामिद पीटीएम को इंडियन टोला कहता है। तो फिर आपके बचने से कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान में जो हक की बात करेगा, जो आर्मी के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, वो गद्दार है और गद्दार ही रहेगा। वो इंडियन एजेंट है और इंडियन एजेंट ही रहेगा।
तो पख्तूनों को क्लियर कट अपनी डायरेक्शन को करेक्ट करना होगा। पाकिस्तान इस वक्त हालत जंग में है। सिंध में सिंधु देश की फुल आज़ादी की मूवमेंट चल रही है, ठीक है, नज़र नहीं आ रही, मीडिया पे नहीं आ रही। और दूसरा सपोर्ट की बात है ना, तो सिंध में पीपल्स पार्टी की फ्यूडल पार्टी वो आर्मी की बी टीम है। आपको याद होगा कि पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की ये जो मूवमेंट चली थी और सिंध में आईजी सिंध का अगवा हुआ था, आईएसआई ने अगवा किया था। उस वक्त भी मैंने वीडियोस में विमेन टीवी पे भी, मुझे भारतीय टीवी पे भी बुलाया था, तो मैंने यही कहा था कि पीडीएम में पीपल्स पार्टी आर्मी की बी टीम का रोल अदा कर रही है। पीपल्स पार्टी का मकसद सिंध में अपनी हुकूमत बचाए रखना है, क्योंकि सिंध को लूट मार करने में आर्मी का सबसे बड़ा पार्टनर इस वक्त सिंध में पीपल्स पार्टी है। सारी मिनिस्ट्रियां वडेरों के पास हैं, सिंधी जागीरदारों के पास हैं, और वो खुल के सिंध का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। तो आर्मी की बी टीम इस वक्त हुकूमत में है सिंध में, मुहाजिर बूट चाटने में लगा हुआ है। तो सिंध में मामला वो है कि मतलब आर्मी का इस वक्त फुल कंट्रोल है। इसके बावजूद सिंधु देश के लोग आज़ादी के लिए रैलियां निकाल रहे हैं, हमले कर रहे हैं, और पूरी एक जंग की तैयारी है। बस ये है कि हालात जिस हद तक बिगड़ते जा रहे हैं, तो किसी दिन भी सिंध में बाकायदा जंग शुरू हो जाएगी। जैसे कि बलूचिस्तान में, तो आपको पता ही है कि बलूचिस्तान में खुल के इस वक्त जंग हो रही है, और रोज़ की बुनियाद पे ऐसा मैसेजेस आ रहे हैं, खबरें लीक हो रही हैं बाहर कि पाकिस्तान के फलां कॉन्वॉय पे हमला हुआ, पाकिस्तान के फलां कॉन्वॉय पे हमला हुआ, और पाकिस्तान के बलोचों की बाकायदा एक जंग जारी है सिंध में। तो अजीज़ दोस्तों, ये मेरा पख्तून, सिंधी और बलोच के हिसाब से आज का मैसेज था। और थैंक यू वेरी मच आप सबका कि आप इतना मुझसे प्यार करते हैं और मुझे इतना सपोर्ट देते हैं, इतना मान देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम।